तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो पिछले कुछ महीनों में आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर या एक लाइन मतलब जरूर आई होगी। ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। हाँ बिल्कुल, एक क्लिक में शेयर हो जाने वाला ये स्लोगन रातों रात एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया। लेकिन हर वायरल ट्रेंड की तरह इसके पीछे भी एक सवाल है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना कह सकते हैं शोर। बिल्कुल, और आज हम इसी डिजिटल धुंध को हटाने की कोशिश करेंगे। हम पता लगाएंगे कि क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट कैंपेन है या इसके पीछे जमीन पर कोई ऐसी हकीकत है जिसे जानना बेहद जरूरी है। और इसके लिए हमारे पास रॉयटर्स, एपी, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स हैं और सरकारी दस्तावेज भी। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे सीधे सवाल से। ये ऑल आइज ऑन वाले ट्रेंड्स आजकल बहुत चलते हैं, तो क्या ये ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज भी वैसा ही एक ऑनलाइन कैंपेन है या कुछ और है? तो ये एक ऑनलाइन सॉलिडेरिटी कैंपेन ही। इसका कोई एक मालिक नहीं है, कोई एक संगठन इसे नहीं चला रहा। मतलब ये लोगों ने ही शुरू किया? हाँ, ये लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया एक नारा है और इसका मकसद बहुत साफ है। पहला, बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जो हिंसा हो रही है या जो असुरक्षा की भावना है उसकी तरफ दुनिया का ध्यान खींचना। और दूसरा मकसद शायद सरकारों पर दबाव बनाना होगा। हाँ बिल्कुल, दूसरा मकसद है बांग्लादेश की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर ये दबाव बनाना कि वो इन समुदायों की सुरक्षा पक्की करें और जो भी हमले हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। सही कहा, ये एक तरह से डिजिटल दुनिया में मदद के लिए एक पुकार है। और ये इतना वायरल इसलिए हुआ क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत आसान है। एक तस्वीर, एक लाइन, इसे शेयर करना बहुत आसान है। कोई भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा सकता है, ट्वीट कर सकता है। बिल्कुल, इसी को क्लिक एक्टिविज्म कहते हैं ना, कि आपने कुछ भावनात्मक देखा और बिना ज्यादा सोचे समझे शेयर कर दिया। हाँ, ये महसूस करने के लिए कि आपने अपना काम कर दिया। और उस कंटेंट की एक खासियत थी, वो बहुत विजुअल था। जैसे टूटी हुई मूर्तियां, जलते हुए घर। हाँ, ऐसी तस्वीरें शब्दों से ज्यादा तेजी से असर करती हैं। आपको पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं, तस्वीर देखकर ही गुस्सा या दुख महसूस होता है। सही बात है। और इसी वजह से ये दुनिया भर में, खासकर भारतीय और बांग्लादेशी डायस्पोरा के बीच मतलब जंगल की आग की तरह फैला। ठीक है, तो ये तो हुई ट्रेंड की बात, लेकिन हर ट्रेंड के पीछे कोई ना कोई चिंगारी होती है। इस आग को हवा कहाँ से मिली? ये अचानक अगस्त 2024 के आसपास इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह थी अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुआ बड़ा राजनीतिक भूचाल। जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, जब सालों से प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा और सत्ता एक अंतरिम सरकार के हाथ में आ गई। हाँ। जब भी किसी देश में इस तरह का पावर वैक्यूम बनता है, जब पुरानी सरकार गिर जाती है और नई व्यवस्था अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई होती, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक समय होता है। एक तरह का अराजकता का माहौल बन जाता है, जहाँ कानून का डर कम हो जाता है। बिल्कुल, और इसी अस्थिरता और अनिश्चितता के माहौल में रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसे कई बड़े और भरोसेमंद मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट करना शुरू किया। क्या रिपोर्ट किया? कि देश के अलग अलग जिलों में हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। अच्छा। तो यही वो जमीनी घटनाएं थीं जिन्होंने सोशल मीडिया के इस ट्रेंड को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत का आईना बना दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इसके कुछ ठोस उदाहरण भी हैं। जैसे रॉयटर्स की रिपोर्ट साफ कहती है कि हसीना के जाने के बाद हिंदू संपत्तियों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 8% है, जो उन्हें देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बनाता है। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात का जिक्र है। कौन सी? उसमें बताया गया है कि इस हिंसा और डर के माहौल की वजह से कुछ हिंदू परिवार अपना घर-बार छोड़कर भारत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। ओह, तो ये सिर्फ संपत्ति के नुकसान की बात नहीं थी, ये लोगों की जान और सुरक्षा पर बनाई थी। सही बात है, और ये कोई एक दो शहरों की घटना नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एसोसिएटेड प्रेस एपी ने एक अल्पसंख्यक अधिकार समूह के हवाले से बताया कि हमले किसी एक जगह तक सीमित नहीं थे, बल्कि कई जिलों में एक साथ हो रहे थे। इससे तो ये लगता है कि ये कोई अकेली दुखी घटना नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न था। हाँ, तो वायरल होने का पूरा फॉर्मूला तैयार था। एक बड़ा राजनीतिक भूचाल,
समाज के सबसे कमजोर तबके यानी अल्पसंख्यकों पर हमले, और इन हमलों के वीडियो और तस्वीरों का सोशल मीडिया पर तेजी से फैलना। बिल्कुल, इन तीनों चीजों ने मिलकर इस ट्रेंड को ग्लोबल बना दिया। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक चिंगारी थी, लेकिन ये आग लगी कैसे? जब हम कहते हैं कि हमले हुए, तो ये शब्द बहुत बड़ा है। जमीन पर इसका मतलब क्या था? लोगों ने असल में क्या झेला? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार समूहों की रिपोर्ट्स में कई तरह की घटनाओं का जिक्र है। सबसे आम था घरों और दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट या आग लगा देना। मतलब सीधे सीधे लोगों की रोजी रोटी पर हमला। हाँ, यानी सिर्फ धार्मिक स्थलों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आजीविका को तबाह किया जा रहा था। और इसके अलावा मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की खबरें तो थी ही। कई जगहों पर शारीरिक हमले, भीड़ की हिंसा की घटनाएं भी हुई, जिनमें लोग घायल भी हुए और कुछ मामलों में मौतें भी रिपोर्ट की गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में डर बैठ गया और कई परिवारों ने अस्थायी तौर पर अपने घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर पनाह लेना बेहतर समझा। इन बातों को और वजन मिलता है जब एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था सामने आती है। उन्होंने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार से सीधी अपील की कि वो इन हमलों को रोकने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाएं। ये बहुत बड़ी बात थी। और बात सिर्फ मीडिया और एनजीओस तक सीमित नहीं रही है ना? नहीं, जब दूसरे देशों की सरकारें इसे नोटिस करने लगे तो समझिए मामला गंभीर है। जैसे कि ब्रिटेन का होम ऑफिस। बिल्कुल, ब्रिटेन का होम ऑफिस जो वहाँ की वीजा और शरणार्थी नीतियों को देखता है, उसने अपने जून 2025 के एक आधिकारिक पॉलिसी नोट में साफ लिखा। क्या लिखा? कि अगस्त 2024 के राजनीतिक अशांति में अल्पसंख्यकों को हिंसा और उत्पीड़न झेलना पड़ा। ये अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किया गया तथ्य बन गया था। वाह! तो ये यूके होम ऑफिस की रिपोर्ट एक तरह से इन घटनाओं पर एक आधिकारिक मुहर लगा देती है। लेकिन उसी रिपोर्ट में एक बहुत दिलचस्प और जरूरी बारीकी का भी जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि कई घटनाएं शायद पूरी तरह से धार्मिक न होकर राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती हैं। ये बात थोड़ी उलझी हुई है। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। जाहिर तौर पर ये हमले धार्मिक दिखते हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ। लेकिन यूके की रिपोर्ट इशारा करती है कि असली वजह शायद धर्म नहीं, बल्कि सियासत थी। मतलब किसी की धार्मिक पहचान को उनकी राजनीतिक वफादारी का लेबल बनाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। ये एक बहुत खतरनाक खेल है, जहां नफरत फैलाने के लिए धर्म सिर्फ एक बहाना बन जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमलावर शायद इसलिए हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि पीड़ित हिंदू हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जा रहा था। आसान निशाना बनाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट भी तो इसी तरफ इशारा करती है। हाँ। वो साफ लिखती है कि हिंदुओं को पारंपरिक तौर पर अवामी लीग का वोटर माना जाता है। इस वजह से जब सत्ता बदली तो उनका खतरा बढ़ गया। राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उनकी धार्मिक पहचान का इस्तेमाल किया गया। इससे मेरा अगला सवाल जुड़ता है, ये स्लोगन सिर्फ हिंदू शब्द पर ही क्यों अटक गया? ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी माइनॉरिटीज क्यों नहीं हुआ, जबकि खतरे में दूसरे समूह भी हो सकते हैं? इसके 3 मुख्य कारण समझ में आते हैं। पहला और सबसे साफ कारण तो ये है कि हिंदू बांग्लादेश में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। तो जब भी अल्पसंख्यकों पर कोई बड़ा हमला होता है तो संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है। दूसरा कारण तो यही राजनीति वाला हो गया, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। हाँ, कि उन्हें एक खास पार्टी से जोड़कर देखा गया। और तीसरा कारण बहुत ही प्रैक्टिकल है, वायरल कंटेंट का स्वभाव। जो वीडियो और तस्वीरें सबसे ज्यादा शेयर हुई, उनमें क्या था? टूटे हुए मंदिर, खंडित मूर्तियां, रोते बिलखते हिंदू परिवार। इन विजुअल्स ने लोगों के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसलिए जब बात फैली तो हिंदू शब्द सबके दिमाग में बैठ गया और ट्रेंड का हिस्सा बन गया। लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि जमीनी हकीकत शायद इससे थोड़ी ज्यादा जटिल थी। कैसे? एमनेस्टी जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स में हिंदुओं के साथ साथ अहमदिया जैसे दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हुए हमलों का भी जिक्र है। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि खतरा कई अल्पसंख्यकों पर था, लेकिन सोशल मीडिया ने इस पूरी जटिल कहानी को एक शब्द में समेट दिया। यही सोशल मीडिया की ताकत भी है और खामी भी।
वो मुश्किल से मुश्किल बात को आसान बना देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई जरूरी बातें छूट जाती हैं। ठीक है, तो एक बात साफ है कि भरोसेमंद स्रोतों के मुताबिक जमीन पर गंभीर घटनाएं हुई, लेकिन ये इंटरनेट का दौर है। हर वायरल ट्रेंड के साथ एक और चीज मुफ्त में आती है, गलत सूचना, यानी मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ इसका क्या रोल था? इसका बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक रोल था। संकट के ऐसे समय में गलत सोचना एक डिजिटल जंगल की आग की तरह फैलती है। मतलब पुराने वीडियोस को नया बताकर शेयर करना? हाँ, कोई म्यांमार का पुराना वीडियो उठाता है, कोई भारत में हुए किसी जमीनी विवाद की क्लिप लेता है और उसे बांग्लादेश का बताकर पोस्ट कर देता है। कैप्शन में गुस्सा और दर्द होता है और सेकंडों में वो हजारों बार शेयर हो जाता है। और हर शेयर उस आग में एक और सूखी पत्ती डालने जैसा है। बिल्कुल। किसी के पास रुककर ये जांचने का समय या इच्छा नहीं होती कि ये चिंगारी आई कहाँ से थी। और इसके कई रूप थे, है ना? हाँ, पुराने वीडियो को नया बताना, किसी आम अपराध जैसे चोरी या जमीनी झगड़े को सांप्रदायिक रंग दे देना, या फिर मरने वालों और घायलों की संख्या को 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताना, ताकि लोगों में और ज्यादा डर और नफरत पैदा हो। क्या किसी बड़े मीडिया हाउस ने इस खतरे के बारे में लोगों को चेताया था? हाँ, अल जजीरा जैसे बड़ी मीडिया आउटलेट ने भी अपनी रिपोर्टिंग में साफ तौर पर कहा था कि सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे को वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने साफ किया कि कई वीडियो भ्रामक हैं। तो फिर एक आम इंसान क्या करे? एक तरफ वास्तविक घटनाएं हैं, दूसरी तरफ गलत सूचना का सैलाब। एक संतुलित नजरिया क्या हो सकता है? संतुलित नजरिया यही है कि हम दो बातों को एक साथ मानना सीखें। पहली बात, हाँ, रॉयटर्स, एपी और एमनेस्टी जैसे विश्वसनीय स्रोतों ने पुष्टि की है कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए और उनमें डर का माहौल था। ये एक जमीनी हकीकत है, इसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर तस्वीर या वीडियो सच नहीं था। बहुत सा कंटेंट या तो पुराना था या किसी और देश का था, या उसे जानबूझकर गलत संदर्भ में फैलाया जा रहा था। सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। एकदम सही। खबर पर विश्वास करें, लेकिन उसे आगे बढ़ाने से पहले उसके स्रोत पर सवाल जरूर करें। यही डिजिटल साक्षरता है। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया और न्यूज़ तक ही रहा या सरकारों के स्तर पर भी पहुंचा? नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन शोर नहीं था। ये मामला बहुत ऊंचे स्तर तक गया। कहाँ तक? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के उस समय के अंतरिम सरकार के मुखिया, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के बीच फोन पर सीधी बात हुई। मतलब ये मामला इतना बड़ा हो गया कि दो देशों के सबसे बड़े नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। क्या हमें पता है कि उस बातचीत में हुआ क्या? हाँ, भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने उस कॉल के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया था। उसके मुताबिक डॉक्टर यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया? कि उनकी सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। जब एक देश का नेता दूसरे देश को अपने ही नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जमीन पर समस्या वाकई गंभीर थी। हाँ, ये सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें नहीं थी। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को स्वीकार करना था कि हाँ, एक समस्या है और हम उसे हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस एक फोन कॉल ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया ट्रेंड से उठाकर एक गंभीर कूटनीतिक मसला बना दिया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज एक ऐसा सोशल मीडिया तूफान है जिसकी जड़ें जमीन पर हुई असली घटनाओं में हैं। ये अगस्त 2024 की राजनीतिक अस्थिरता के दौर में पैदा हुआ। विश्वसनीय मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया, लेकिन डिजिटल दुनिया ने इसे अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर दिया। और ये इस बात की भी कहानी है कि आज के दौर में सूचना और गलत सूचना कैसे बिजली की रफ्तार से फैलकर दुनिया भर की सरकारों पर दबाव बना सकती है। अगर हम आज यानी 2025 के आखिर में देखें, तो बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव अभी भी बना हुआ है। हाँ, चुनाव होने वाले हैं और अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर बहुत संवेदनशील हो जाता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद सतह के नीचे अभी भी सुलग रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक स्थिरता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच कितना गहरा रिश्ता है। जब भी राजनीतिक व्यवस्था कमजोर पड़ती है, तो उसकी पहली चोट समाज के सबसे कमजोर तबके पर पड़ती है। ये एक दुखद लेकिन बार बार दोहराया जाने वाला सच है। ये पूरी बातचीत मुझे एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम सब क्लिक एक्टिविज्म के दौर में जी रहे हैं। एक क्लिक से किसी मुहिम का हिस्सा बन जाना बहुत आसान है।
तो ऐसे में किसी जरूरी मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की तत्काल जरूरत और ये पक्का करने की जिम्मेदारी कि जो हम शेयर कर रहे हैं वो सच हो, इन दोनों के बीच हम संतुलन कैसे बनाएं? वो कौन सा मोड़ आता है जब एकजुटता दिखाने की हमारी कोशिश ही अनजाने में गलत सूचना और नफरत फैलाने का हथियार बन जाती है?